तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब पर। प्यारे बच्चों, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और आज है 9 अप्रैल जब मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। और होम गार्ड वाले बच्चे उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही है, और कांस्टेबल वाले बच्चे भी सेट को ले सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कराता हूँ एक क्वेश्चन और उसके बाद फिर मैं बातें करूँगा, आपको बताऊँगा कि कुछ सजेशन है मेरे जो आपके लिए हैं यदि आप होम गार्ड और कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? ये हैं 30 अनुच्छेद। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ भाई बच्चों, बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये है अनुच्छेद, और यहाँ देख सकते हो यूपी पुलिस री एग्जाम 2024, यूपी रेडियो ऑपरेटर 2024 और यूपी पुलिस 2018। तो हो सकता है कि जो होमगार्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए कम इम्पोर्टेंट हो, 50-50 हो सकता है चांस बने, क्योंकि बहुत डीप हो जाएगा उनके लिए। लेकिन कांस्टेबल वाले बच्चों से यहाँ से बनने के चांस बनेंगे। तो 30 आपने नहीं पढ़ने, जितने मैं बताऊंगा उतने पढ़ने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सार्वभौमिक घोषणा की। घोषणा की गई थी 10 दिसंबर दिसंबर 1948। काफी बार मैं बता चुका हूं आपको किसके द्वारा की गई थी, तो यूएनओ के द्वारा की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं हम मानव अधिकार 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 दिवस। किस दिन मनाया जाता है? दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूं और अब फिर बता रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आपके ये रट्टा लग गया होगा, आपको याद हो गया होगा। वही बात की जाए, देखिए UNHRC, इसके लिए एक परिषद का गठन किया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार मानव अधिकार अधिकार परिषद। परिषद है इसके लिए, एक परिषद, आयोग नहीं है, एक परिषद है। जो परिषद है इसका गठन पूछा जाता है। इसका गठन कब किया गया था? गठन, तो गठन भी आप याद कर लेना, हो सकता है क्वेश्चन बनेगा आपका, तो बता देना। गठन किया गया था 2006 में। इसका हेडक्वार्टर पूछेगा कि हेडक्वार्टर बताइए इसका वर्तमान में कहाँ है, तो ये है जनेवा जनेवा स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड। तो कहाँ मार्क करोगे? जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ये मार्क करोगे। वहीं पूछा जाएगा, वहीं आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जो सार्वभौमिक घोषणा है, घोषणा जो है इसका ड्राफ्ट पूछा जाता है, जिसको मसौदा बोला जाता है। मसौदा मसौदा जो है ये किसने तैयार किया था? तो ये किया था जॉन पीटर हैम्फे का नाम याद रखोगे, हैम्फ्रे का नाम याद रखोगे। वही बात की जाए कि भारत का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो फिर नाम याद रखना है, हंसा मेहता। ये नाम याद रखोगे, हंसा मेहता ने किया था भारत का प्रतिनिधित्व सार्वभौमिक घोषणा में, जब यूएन के द्वारा मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी। यहां से कौन कौन सा याद रखना है? तो यहां से देखिए, अनुच्छेद 4 याद रखना है, अनुच्छेद 14 याद रखना है, 15 याद रखना है, 19 याद रखना है और 26 याद रखना है। यही मैं बता देता हूं, बाकी जो है आप पीडीएफ से देख लेना, एक बार कैजुअली जरूर देख लेना। बुक में भी मेंशन है, टेलीग्राम पर फ्री पड़ी है, आप बच्चे डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। गुलामी से स्वतंत्रता, यदि कोई किसी को गुलाम बनाकर रखता है उससे स्वतंत्रता। वो राष्ट्र भी हो सकता है, पूरा देश को भी गुलाम बनाया जा सकता है और एक व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। इसलिए गुलामी से स्वतंत्रता के लिए जो है प्रतिबंध लगाया गया है UNHRC के द्वारा। ठीक है, ये याद रखोगे। शरण का अधिकार, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी देश से भागकर दूसरे देश में शरण मांगता है, शरण लेता है, तो उसको मानव अधिकार के तहत शरण दी जा सकती है, उसको सताया नहीं जाएगा।
नागरिकता का अधिकार हर व्यक्ति को यदि उस देश में रह रहा है तो नागरिकता का अधिकार होना चाहिए, ये भी इसके अंदर मेंशन है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नॉर्मली बात की है तो भारतीय संविधान बच्चों ने पढ़ रखा होगा और पता भी होगा। भारतीय संविधान, जो संविधान है भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर भी अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता दी गई है। सेम उसी से रिलेट कर लेना, इसके भी यूएनआरसी के अनुच्छेद 19 में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो ये तो आपका वैसे ही याद हो जाएगा। शिक्षा पाने का अधिकार इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है ये स्किप कर दे, इस बार ये पूछ ले। और उसके साथ साथ एक 30 याद कर लेना, अधिकारों के विनाश की मनाही। जितने भी ये 30 अधिकार दिए गए हैं इनके विनाश की मनाही करी गई है अनुच्छेद 30 में। तो इतने तो आप याद करोगे ही करोगे, बाकी सभी कैजुअली एक बार देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सीटीबीटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। भारत ने 1996 में इस पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका उद्देश्य केवल सैन्य परमाणु परीक्षण, जो विस्फोट होते हैं उन पर रोक लगाना है, नहीं, हर तरह के पर है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1996 में अपनाया गया था, बिल्कुल सही, 1996 में अपनाया गया था। और ये भी इसका गलत है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी। और ये है क्या चीज, सीटीबीटी, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ऐसा समझौता जिसके अंदर ये कहा गया है कि कोई भी देश परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, ये समझौता है। और भारत ने, मैंने बताया अभी कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, और इसका प्रूफ भी ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 1996 में अपनाया, लेकिन भारत ने आज तक भी इस पर सिग्नेचर नहीं किए। और इसके लिए ही देखिए, इसके 2 साल बाद ही ऑपरेशन शक्ति, मैंने पहले प्रैक्टिस सेट में भी बताया था, ऑपरेशन शक्ति इसके लिए था। तो ये था आपका परमाणु परीक्षण के लिए। भारत का सेकंड नंबर का परमाणु परीक्षण कब होता है, तो 1998 ईस्वी में होता है, इस ट्रीटी के 2 साल बाद ही। तो ये चीजें याद रखनी है, किसके लिए है, कोई भी देश जो है परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा या परमाणु का परीक्षण नहीं करेगा, इसके लिए ट्रीटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसके उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, और उत्पादन मतलब कि कोई भी रासायनिक हथियार नहीं बनाएगा, भंडारण को समाप्त करना है। यदि उसके पास हैं भी तो उन्हें समाप्त कर दे, उन्हें खत्म कर दे। रासायनिक हथियारों का युद्ध में यूज नहीं किया जाएगा। तो कौन है, कौन सी ऐसी एजेंसी है, ये है रासायनिक हथियार सम्मेलन 1997। और देखना इसको आपने सही करना है अपनी बुक में, क्योंकि एक गलत टाइप हुआ हुआ है, सभी बच्चे सही कर लेंगे। उसके अंदर 1977 टाइप हुआ है, यानी कि 7 की जगह, जो 9 की जगह 7 यहाँ पर टाइप हुआ है। तो आप इसको अपनी बुक के अंदर सारे बच्चे सही कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, ठीक है। जैविक हथियारों के लिए अभिसरण पूछता है, कब हुआ ये, तो ये होता है 1975 ईस्वी में। CITES वाशिंगटन समझौता कब होता है, 1973 में, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। और एजेंसी राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, इसको कब बनाया गया था, ये बनाया गई थी 2004 में, ये याद रखोगे। थोड़ी सी डिटेल में बताता हूं साइट्स की। इसमें वाशिंगटन समझौता जो 1973 में हुआ, लागू 1975 में होता है। ये क्या काम करती है, इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ी हुई है। ये है जैव विविधता संरक्षण का विश्व का सबसे बड़ा समझौता। यदि आपसे पूछता है फिर आपने ये करना है, साइट्स वाशिंगटन समझौता, ये याद रखोगे। उसके साथ साथ ये समझौता है क्या, जो वन्य जीव और जो पेड़ पौधे हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो विनिमय होता है उस पर, जैसे हमने अभी जो है क्या नाम, चीते मंगाए हैं नामीबिया से, भारत के अंदर लाए गए हैं, तो इस तरह के जो व्यापार होंगे पौधों के या जीव जंतु के, उनके लिए है ये। और उन पर कोई खतरा बना हुआ है
या कहीं पर उनकी प्रजाति जो है विलुप्त होने वाली है उसको बढ़ाने के लिए काम करती है। उसके साथ साथ जो रासायनिक हथियार सम्मेलन जिसको मैंने अभी आपको बताया 1997 ईस्वी में होता है, ये 29 अप्रैल 1997 में प्रभावी हुआ और रासायनिक जितने भी हथियार हैं उस पर प्रतिबंध लगाता है। ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। कंटेंट थोड़ा सा मैं ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी चीज़ें प्रैक्टिस सेट में समझानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपकी हेल्प के लिए कह दीजिए कि आपके भले के लिए कह दीजिए, इसलिए मैं ये चीज़ें रखता हूँ। क्योंकि आपने यदि पढ़ भी रखी होंगी, दोबारा यहाँ से पढ़ोगे फिर बुक से पढ़ोगे तो ये आपके रट्टा लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारत में 1947 से 1991 के बीच कुल कितनी बार औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं या घोषणा की गई है? तो ये 6 बार घोषणा की गई है। यदि पूछता है तो मार्क करना। 6 की 6 याद नहीं रखनी, केवल आपने 2 याद रखनी है। एक तो रखनी है प्रथम। प्रथम कब आती है? तो ये आती है 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को। और कौन सी याद रखनी है? तो 1991 वाली याद रखनी है जिसके अंदर उदारीकरण किया गया था। तो ये भी मैं चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ। प्रथम वाली किसके सुझाव पर दिया आया था? तो इसके अंदर जो नींव रखी गई थी, नींव ये किसकी रखी गई थी? ये रखी गई थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की नींव रखी गई थी, ये आप याद रखोगे। और उसके साथ साथ किसके द्वारा रखी गई थी? तो सुझाव जो दिया था, इसको सुझाव लिख लेंगे आप। सुझाव जो दिया था, ये दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये नाम याद रखोगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होती है? जिसके अंदर जो निजी होता है, निजी और जो सहकारी होती है, सहकारी, इन क्षेत्रों की भूमिका होती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, कल की वीडियो में भी मैंने बताया था। 1991 से क्या याद रखना है? यहां से याद रखना है उदारीकरण की शुरुआत। उदारीकरण का प्रारंभ लिख लोगे, या उदारीकरण की शुरुआत कहां से होती है? तो 1991 के LPG मॉडल से होती है। LPG मॉडल से होती है, जिसके अंदर निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन और उदारीकरण लिबरलाइजेशन, ये चीजें आई थी। और इसके लाने में जो सहयोग रहा था, ये भी आपसे पूछा जाता है किसने इसमें सहयोग किया था? तो इसके अंदर प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री जो थे, एक तो ये पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है यहाँ पर वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री जो थे, दोनों के नाम याद रखने हैं आपने, दोनों पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, ये नाम याद रखोगे, नरसिम्हा। और वित्त मंत्री जो थे, ये थे आपके मनमोहन सिंह जी थे। और इसी के बाद आपने देखा, जो कल की उसमें पढ़ाया था मैंने आपको, जो फेमा आया था, फेमा जो एक्ट आता है, ये आया था। ये भी क्या था? भारत के अंदर जो विदेशी कंपनियां हैं वो आकर अच्छे से व्यापार कर सकती हैं। और यहीं पर जो थी, भारत के अंदर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जिसमें भारत के पास जो पैसा बचा था, जो विदेशों से सामान खरीदने के लिए, वो केवल 1 हफ्ते का ही बचा था। फिर यहाँ पर जो है निजीकरण की शुरुआत होती है, वैश्वीकरण की और उदारीकरण की शुरुआत होती है। आपसे पूछा जाता है किस औद्योगिक नीति से होती है? तो आपने बताना है 1991 से होती है। ये पॉइंट आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1948 की औद्योगिक नीति के माध्यम से भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की नींव पड़ी? तो कैसी नींव? अभी मैं बता चुका हूं, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की पड़ी। पूंजीवादी कहां पर है? तो पूंजीवादी USA के अंदर है। समाजवादी कहां पर है? तो ये रूस के अंदर है, याद रखोगे। ऐसे भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है या समाजवादी है या मिश्रित है? मिश्रित किसकी है? तो मिश्रित भारत की है। और ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? फिर आपने मार्क करना है
मिश्रित है, जिसके अंदर निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है और उसके साथ साथ जो सामाजिक क्षेत्र है उसकी भी भागीदारी यानी सरकार की भी भागीदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश के प्रतापपुर यानी कि देवरिया में भारत में पहली चीनी मिल लगाई गई है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। कहाँ लगाई गई है, तब आप मार्क करोगे प्रतापपुर देवरिया के अंदर, उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। कब लगाई गई है क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये लगाई गई है 1903 ईस्वी में। अब यहां आपने मार्क करना है यूपी का प्रथम स्थान किस किस चीज में है, तो चीनी उत्पादन में है, चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान है। और किस में है, इसके साथ साथ गन्ना, चीनी होगी तो गन्ना उत्पादन भी प्रथम स्थान होगा। और किस चीज में है, तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप मार्क करोगे आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। उसके साथ साथ चौथा आप याद करोगे कि दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन में भी यूपी का प्रथम स्थान है। पांचवा गेहूं उत्पादन जो है इसमें भी प्रथम स्थान है, गेहूं में भी। छठा आप याद रखोगे जो चावल उत्पादन है, चावल उत्पादन इसमें यूपी का जो स्थान है ये सेकंड स्थान है यानी कि द्वितीय स्थान पर है। यदि आपसे पूछता है कि गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर किसका स्थान है नंबर 1 पर, तो फिर पंजाब मार्क करोगे। चावल उत्पादन में प्रथम कौन है, तो प्रथम कौन है चावल उत्पादन में, तो फिर आपने मार्क करना है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूदान आंदोलन जो है जिसकी शुरुआत होती है 18 अप्रैल 1951 को, और ये याद रखना डेट के साथ पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब होती है, तो 18 अप्रैल 1951 को। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी जो शुरुआत है वो किन के द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी विनोबा भावे जी के द्वारा। और विनोबा भावे के लिए याद रखना रैमन मैग्सेसे पुरस्कार या मैग्सेसे पुरस्कार कब, 1958 में। ये प्रथम भारतीय भी रहे थे, भारतीय, और इसको ही कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। किसको कहा जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को। और पहले व्यक्ति जिन्होंने रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त किया था ये रहे थे विनोबा भावे जी। किस लिए दिया गया था, क्योंकि इन्होंने जो है भूदान आंदोलन जो है इसमें भागीदारी निभाई थी। सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी से पूछा जाता है INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम इतिहास के पर्पज में पढ़ते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। वहीं पर इसके अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी जो है INC के अध्यक्ष, जो सेशन होते थे, इसके वार्षिक सेशन होते थे, उसके अध्यक्षों की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष जो हैं कब बने थे, तो 1924 ईस्वी में बने थे। कहां पर अधिवेशन हुआ था, जो अधिवेशन था ये था बेलगावी के अंदर हुआ था, या बेलगांव। सरोजिनी नायडू की बात करें तो इन्होंने INC की अध्यक्षता जो की थी 1925 ईस्वी में की थी। कहाँ था, तो ये कानपुर के अंदर था, कानपुर। और इनके लिए पॉइंट नोट कर लेना, ये भी पूछा जाता है कि INC की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही हैं, तो ये सरोजनी नायडू जी रही हैं। और यदि आपसे पूछा जाता है कि INC की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो रही हैं वे कौन रही हैं, तो वे एनी बेसेंट जी रही हैं। 1917 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी इन्होंने। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। सरदार पटेल जी के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को इनके लिए दिवस मनाया जाता है एकता दिवस। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और देखिए जो भारतीय खाद्य निगम है, जितने पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं इससे ज्यादा भविष्य में कभी भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। क्या क्या पॉइंट हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्यान्नों जैसे कि गेहूं चावल का भंडारण करता है और किसानों को MSP की सिफारिश करता है, दिलवाता है।
बिल्कुल सही है, दोनों काम कौन करता है? भारतीय खाद्य निगम करता है। वहीं 1965 में इसको स्थापित किया गया था और इसके लिए जो अधिनियम यदि आपसे पूछता है कब आया, तो ये आता है 1964 में, यानी कि ये भी सही है। यह बफर स्टॉक का प्रबंधन और पीडीएस के जरिए सार्वजनिक वितरण का कार्य करता है, ये भी सही है। यानी कि पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटिंग शॉप जो होती हैं, जहां से जो कोटे की दुकानें होती है, अनाज और चावल मिलता है, उसका क्या है? सार्वजनिक वितरण करता है। कौन करता है? तो भारतीय खाद्य निगम। इसके लिए अधिनियम कब आया? इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी सही है। और उसके साथ साथ ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। तो सभी कथन इसके सत्य हो जाएंगे और बस इतने ही पॉइंट आपसे एग्जाम में भविष्य में भी पूछे जाएंगे। आपसे देखिए मैं एक क्वेश्चन बना के बता देता हूं कि किस टाइप से पूछा जाएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन बफर स्टॉक का प्रबंधन और पीडीएस के जरिए सार्वजनिक वितरण का कार्य करता है, तब आपने मार्क करना है FCI, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, भारतीय लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि CACP, ये क्या काम करता है? इसका कार्य याद रख लेना, ये MSP की सिफारिश करता है। सिफारिश जो करेगा, ये कौन करेगा? MSP की सिफारिश। फिर आपने मार्क करना है CACP करेगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। पूछा जा रहा है कि पहले इसे किस नाम से बनाया गया था, या पहले इसका गठन किस नाम से किया गया था? 1965 ईस्वी में। तो इसको किया गया था कृषि मूल्य आयोग के नाम से। यहीं पर याद रखना MSP जो है ये कितनी फसलों पर दी जाती है? फिर आप मार्क करोगे 23 फसलों पर दी जाती है, जिसमें 22 फसल पर तो MSP जारी होती है, और जो गन्ना है, गन्ने पर जो है वो FRP जारी की जाती है, यानी कि उचित लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। उचित लाभकारी जो मूल्य है, लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है, मूल्य, ये याद रखना। तो गन्ने के लिए कौन सा होता है? उचित लाभकारी मूल्य जारी होता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, भारत में गन्ने के लिए MSP, अभी मैं बता चुका हूं, क्वेश्चन यहां पर आ भी गया है, MSP के स्थान पर क्या जारी किया जाता है? फिर आपने मार्क करना है, यहां पर जो जारी किया जाता है उचित लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। और MSP के बारे में मैंने बताया, MSP जो है प्रथम 1966-67 में गेहूं पर जारी की गई थी। सबसे पहली फसल कौन सी थी इसके अंदर? तो गेहूं की फसल थी जिस पर MSP जारी की गई थी। MSP जो है देखिए मैंने बताया कि 22 फसलों पर फसलें होती हैं। यदि आपसे पूछता है कि किस किस फसल, कौन कौन सी फसल है इसके अंदर, तो इसके अंदर 14 तो खरीफ की फसल है, खरीफ की 6 फसल जो है रबी की फसल है, और जो 2 फसल है इसके अंदर वाणिज्य फसल है, वाणिज्य फसल। तो ये याद रखोगे। तो कितनी फसल वाणिज्य है, कितनी रबी की है, कितनी खरीफ की है, ऐसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन के तहत मुख्य रूप से किन फसलों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए नेफिड, यहां पर देखिए एक संस्था और आ गई, नेफिड। और आज की क्लास में कृषि से रिलेट करती हुई ज्यादातर संस्थाएं मैं करा दूंगा, और भविष्य में मैं किसी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा भी नहीं। फिर आपको इतिहास, भूगोल, जैसा कि मैंने बताया, उनके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो नेफिड का कार्य क्या है? तो प्याज, आलू और टमाटर जो है इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया जाता है। नेफिड की बात करें तो देखिए नेफिड जो है इसके जितने भी पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको एक बार ध्यान से सीख लेना, पढ़ लेना और अपने माइंड में सेट कर लेना। जैसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। काम क्या है? भारत में कृषि उपज के सहकारी विपणन, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, मार्केटिंग का काम कौन करती है, उसके लिए शीर्ष संगठन कौन सा है, फिर आपने नेफिड बताना है। इसका गठन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1958 को किया गया था। और देखिए कार्य पूछे जाते हैं संस्थाओं के कार्य क्या है? किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना, और उसके साथ साथ जो विपणन मैंने बताया, मार्केटिंग और भंडारण, जैसे कोल्ड स्टोर से आलू वगैरह आप देखते हो,
वे किसके तहत किए जाते हैं? नेफेड के तहत किए जाते हैं। और आयात निर्यात को प्रतिबंधित करने के लिए मुख्य कार्यकारी संस्था कौन सी है? फिर आपने नेफेड बताना है। उसके साथ साथ पूछा जाए कि नेफेड किसके अंदर काम करती है, और ये यूपीएसआई में पूछा भी जा चुका है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी कि किस मंत्रालय के अधीन काम करती है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन ये काम करती है। ये चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये किस वर्ष की गई थी? क्या 1995 में की गई थी? क्या 2000 में की गई थी? इसकी स्थापना जो है सन 2000 में की गई थी। आपसे पूछा जाएगा प्रथम कृषि वानिकी कृषि वानिकी नीति जो है, कृषि वानिकी जो नीति है, नीति इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की जाती है 2014 में। आपसे पूछा जाता है प्रथम कृषि निर्यात नीति। ये चीजें मैं सभी पढ़ा चुका हूं आपको। नीति की घोषणा कब की गई? तो 2018 में की गई। ये दो घोषणाएं भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधी सर्वाधिक परिवर्तन जैसे कि आंधी, तूफान, बादलों का फटना, बिजली का गरजना जो है वो होते हैं? तो किस मंडल के अंदर होते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होते हैं, मध्य मंडल के अंदर होते हैं, शोभ मंडल के अंदर होते हैं, या आयन मंडल के अंदर होते हैं? तो ये होते हैं शोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। और एक चीज मैंने बताई थी, जब तक यूपीएसआई का एग्जाम भी नहीं हुआ था, और मैंने बताया था कि ये जो हैं आपसे आजकल हिंदी में दिए जाते हैं। समताप मंडल नहीं देगा, हिंदी में लिखेगा स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये पिक्चर है, इसी के जरिए सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। बस ध्यान से इस टॉपिक को एक बार समझ लेना। हो सकता है आपसे भी कुछ पूछा जाए यहाँ से वायुमंडल की परतों से, फिर आप मार कर पाओगे। जैसे सौर मंडल जो है इसको कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ये सबसे नीचे का मंडल होता है, और धूल, आंधी, तूफान, जितनी भी घटनाएं होती हैं मौसम संबंधी, वो सब की सब घटनाएं कहाँ होती हैं? वे घटनाएं ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। प्लेन यहाँ नहीं उड़ाए जाते, प्लेन उड़ाए जाते हैं समताप मंडल में, जहां पर मौसम बिल्कुल साफ होता है। इसके ऊपर की परत कौन सी होती है? ये होती है मध्य मंडल। इसके अंदर जो है, जो एस्ट्रॉयड, जो उल्का पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं, उसके गुरुत्वाकर्षण से खींचे आते हैं, वे पृथ्वी को कहीं नुकसान न पहुंचा दे, यहाँ आते आते वे जलने लग जाते हैं। तापमंडल की बात की जाए तो तापमंडल के अंदर जो है देखिए, जो सैटेलाइट वगैरह हैं वे हमारी छोड़ी जाती हैं, और उसके जो बाहर आ जाएगा एक्सोस्फीयर जो है, यहाँ पर जो है फिर अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा उस चीज को समझ लेना। देखिए, समताप मंडल और सौर मंडल ऐसे पूछा गया है, इनके बीच की परत को क्या कहा जाता है? और बड़ी आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। यहां लिखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर। बस आपने यदि इनके बीच की परत पूछेगा, फिर इसमें पोज जोड़ देना है, ट्रोपोपोज। जैसे यहाँ पे समताप मंडल और मध्य मंडल की बीच की परत को क्या कहेंगे? तो ये स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोपोज बोल दोगे। जैसे यहाँ पे मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहा जा रहा है और थर्मोस्फीयर कहा जा रहा है, यहाँ पर इन दोनों की बीच की परत को मेसोपोज बोल देंगे। तो मेसोस्फीयर, मेसोपोज। तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को निकाल पाओगे यदि आपको ये पता है स्ट्रेटोस्फीयर किसे कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर किसे कहा जाता है, मेसोस्फीयर किसको कहा जाता है। और यदि आपसे पूछता है कि बाह्य मंडल और जो ताप मंडल है, इनके बीच की परत को क्या कहते हैं, फिर इसको कहा जाता है थर्मोपोज, क्योंकि इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है तापमंडल को। तो ये चीजें आराम से निकाल दोगे। वहीं पूछा जाता है कि ओजोन परत जो है वो किन दो परतों के बीच में पाई जाती है, फिर ये पाई जाती है समताप मंडल और सौर मंडल के बीच में पाई जाती है। ये पॉइंट आपके यहां से पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल या सापेक्ष आर्द्रता जो है मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? देखिए, ये किया जाता है हाइग्रोमीटर का। बैरोमीटर जो है ये वायु का दाब मापता है, दाब, वायु का दाब। अल्टीमीटर जो है ये ऊंचाई नापता है। ऊंचाई मापने का जो यंत्र है वो कौन सा है? अल्टीमीटर है। वही बात की जाए हाइग्रोमीटर जो है ये क्या नापता है?
ये नापता है तरल का दाब, तरल का दाब, तरल 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 का दाब, दाब नापता है। और यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखे हैं कि वायु दाब कौन नापता है, बैरोमीटर। आर्द्रता कौन नापता है, नमी को कौन नापता है, हाइग्रोमीटर। और ऊंचाई अल्टीमीटर नापता है। और तरल जो होते हैं, लिक्विड का जो दाब है वो कौन नापता है, वो हाइग्रोमीटर, या इसका घनत्व जो नापता है ये कौन नापता है, ये नापता है हाइग्रोमीटर। ये पॉइंट याद रखने हैं। यहां से भारतीय जनगणना के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, ये कहा जाता है 1921 वाले को, ये याद रखोगे। यहां पर मैंने पिक्चर के अंदर मेंशन कर रखे हैं, यहां से आप देख लोगे तो 1921 जो है ये कहा जाता है महान विभाजन वर्ष। यहां पर जो है महामारी या किसी और चीज की वजह से जो है जनसंख्या बीमारियों की वजह से काफी घटी थी, जिसकी वजह से इसको महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय जनगणना के किस कालखंड को स्थिर जनसंख्या या गतिहीन चरण की अवधि माना जाता है। क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। ये कहा जाता है 1901 से लेकर 1921 तक का जो चरण है उसको कहा जाता है स्थिर जनसंख्या या गतिहीन जनसंख्या। और यहां पर मैंने मेंशन भी कर रखा है, ये पिक्चर मैंने पहले भी जब जनसंख्या पढ़ाई थी, जब यूपीएसआई से पहले, और यहां से आपका क्वेश्चन भी बना है। देखिए स्थिर जनसंख्या का चरण कौन सा है, 1901 से लेकर 1921 तक का है। वही बात की जाए दूसरा चरण आपने ये पढ़ना है जनसंख्या विस्फोट वाला, बस 2 ही चरण पढ़ने होते हैं। ये है आपका 1951 से लेकर 1981 वाला। तो 4 चरणों में बांटा है जब तक हमारी जनगणना अभी तक जो हुई है उसके अकॉर्डिंग। पहला चरण देखिए 1901 से 1921 तक, जिसके अंदर हमारी जो जनसंख्या है वो स्थिर रही है। वहीं विस्फोट कहां पर हुआ है, तो 51 से लेकर जब हम आजाद हुए 81 तक के जो बीच का टाइम पीरियड था, वहां बहुत तीव्र गति से हमारी जनसंख्या जो है वो बढ़ी है। बस इतने पॉइंट आपने याद रखने हैं। बाकी बेसिक डिटेल जो थी जनगणना की, जनसंख्या की, वो मैं पहले प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। बार बार चीजें यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो रहा है। और अब तक की बात करूँ तो देखिए वीडियो आपकी तकरीबन 34 मिनट की हो चुकी है और अभी हम केवल 17वें क्वेश्चन पर पहुंचे हैं। 2001 से लेकर 2011 के दौरान किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही है, तो ये किसकी रही है, ये नागालैंड की रही है, जहां पे जो है जनसंख्या बढ़ने के अकॉर्डिंग घटी है। तो ये किस राज्य की घटी है, नागालैंड की। वही बात की जाए सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है, वृद्धि ये किसकी हुई है, तो ये मेघालय की हुई है। ये भी पॉइंट आपने याद रखना है, मेघालय की जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, ये याद रखोगे, मेघालय की क्या हुई है, सर्वाधिक वृद्धि। और न्यूनतम जनसंख्या मतलब कि घटी है जिसकी जनसंख्या, वो नागालैंड की घटी है। और सर्वाधिक जनसंख्या जो है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है, संख्या ये किसकी है, तो उत्तर प्रदेश की भारत के अंदर वह राज्य है जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है। ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट की बात की जाए तो विदेश व्यापार महानिदेशालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विदेश व्यापार निदेशालय DGFT के संदर्भ में कौन कौन से हैं, इसकी स्थापना 1901 में की गई है, बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना 1901 में ही की गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, हाँ बिल्कुल सही है, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर है। यह विदेश व्यापार नीति को लागू करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और ये भी सही है। ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान जो है विदेश व्यापार नीति यानी कि FTP को लागू करने की जिम्मेदार है या जिम्मेदारी है किसके पास, फिर आपने बताना है GDFT, ये बताना है। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी क्वेश्चन इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध का मुख्यालय कहां पर है, फिर आपने मार्क करना है लखनऊ के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है। यदि आपके साथ धोखाधड़ी होती है फिर आप कितने समय के अंदर जो है रिपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा आपसे क्वेश्चन में
पूछा जा रहा है। अब मैं थोड़ी सी स्पीड से करा रहा हूं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं। तो देखिए 24 घंटे के भीतर भीतर जो है साइबर अपराध की धोखाधड़ी के लिए शिकायत करना आवश्यक है, ऐसा उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। साइबर अपराध की जागरूकता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साइबर दोस्त, तो कौन सा वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर साइबर दोस्त जो है ये लॉन्च किया है, और ये एक हैशटैग के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये ट्विटर पर लॉन्च किया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। सभी क्वेश्चन वे हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं और दोबारा भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा साइबर प्रवाह नामक जो है त्रिमासिक जो है समाचार पत्र शुरू भी किया गया है। और यूपी पुलिस 2024 में हालांकि करंट पर्पस से पूछा गया था, लेकिन यहां आपने याद रखना है कि भारत में साइबर अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए किस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये किया जाता है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। कुछ और इनमें जानने वाली नहीं है। जितने भी अभी क्वेश्चन मैंने आपको साइबर अपराध से कराए हैं वन लाइनर में ही कराए हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। सीधा बात करूं तो यहां पर अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन कराता हूं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो मैंने लास्ट में रखे हैं। उसके बाद फिर इनको दोबारा से करा दूंगा। यहां पर पीडीएफ देके मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका, और पीडीएफ में कंबाइंड ही दूंगा। जितने क्वेश्चन संभव हो सकते हैं उतने आज की क्लास में करा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, अगली क्लास में करा दूंगा। तकरीबन 50-55 क्वेश्चन थे इसके, तो 55-56 क्वेश्चन रखे थे मैंने। तो मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे की क्लास में आपको तकरीबन 35-40 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी अगली क्लास में ऐड कर दूंगा। देखिए संविधान के पर्पज से पूछा जा रहा है कि एकल नागरिकता जो है क्या ब्रिटेन से ली गई है। तो भाई एकल नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद आ जाएगा 5 से लेकर 11 तक। भाग कौन सा है इसके लिए, तो भाग जो है भाग 2 है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा। भाग 2 नागरिकता से रिलेट है, तो ये ली गई है ब्रिटेन से। संविधान के स्रोतों में पूछा जाता है कि एकल नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। आयरलैंड से क्या लिए गए हैं, डीपीएसपी लिए गए हैं। क्या डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और ये आ जाएंगे भाग 4 के अंदर। अनुच्छेद कौन से होंगे, तो अनुच्छेद आ जाएंगे 36 से लेकर 51 तक। प्रस्तावना की बात की जाए, जो प्रस्तावना है, क्या ये प्रस्तावना जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बिल्कुल। प्रस्तावना जो है इसकी भाषा ली गई है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से। वही इसका प्रारूप पूछेगा तो ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका यूएसए से लिया गया है। ये पॉइंट भी आप याद रखोगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, बिल्कुल सही, मैंने पढ़ाया भी है। 368 नाम का जो अनुच्छेद है वो संविधान के अंदर जो है संशोधन कर सकता है। और देखिए ये भाग है भाग 20 में मिलेगा। तो संविधान संशोधन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है, 368 है। कौन से भाग के द्वारा किया जाता है, तो भाग 20, यानी कि ये सभी सत्य हो जाएंगे। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख है। जमींदारी उन्मूलन की बात की जाए, क्या पहली अनुसूची में है, क्या 11वीं में है, क्या 8वीं में है, क्या 9वीं में है। कुल अनुसूची कितनी है, तो सूची कितनी है, तो यहाँ पर 12 अनुसूची है। जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 8 अनुसूची थी। 9वीं है तो कभी ना कभी तो जुड़ी होगी, तो ये जुड़ी थी प्रथम संविधान संशोधन से। प्रथम संविधान संशोधन कब होता है, तो 1951 ईस्वी में होता है। किससे रिलेट करता हुआ था, 9वीं अनुसूची को जोड़ने का पर्पज क्या था, तो ये था भूमि सुधार। और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जब मैंने जो संविधान के मौलिक अधिकारों वाली जो क्लास ली थी उसमें पढ़ा चुका हूं। 8वीं अनुसूची, इसके अंदर
जो है 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये भी आप याद रखोगे। कितनी भाषा का? तो 22 भाषा का उल्लेख। उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलेगा? 8वीं में। 11वीं अनुसूची की बात करें, जब 9वीं जुड़ी है तो 11वीं भी कभी ना कभी जुड़ी होगी। तो ये जुड़ी थी 73वां संविधान संशोधन। संशोधन कब होता है? संशोधन कब होता है? तो ये होता है 1992 93 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है 24 अप्रैल अप्रैल 1993 ईस्वी को लागू हुआ था। इसीलिए 24 अप्रैल को हम मनाते हैं पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखोगे क्योंकि 11वीं अनुसूची जो है ये पंचायत राज से संबंधित है। जो ग्राम पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था, उससे रिलेट करती है। और इसके अंदर जो बताए गए हैं 29 विषय बताए गए हैं, ये भी आप याद रखोगे। और क्या चीज पूछी जाएगी आपसे? पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची किसी और क्लास में बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? समानता की बात पूछी जा रही है। किसके समक्ष समानता? तो ये आ जाएगी आपकी समानता। इसको लिख लेते हैं विधि के समक्ष। विधि के समक्ष समानता ये बताई गई है 14 के अंदर। तो अनुच्छेद 13 अनुच्छेद 13 में मैंने पढ़ाया था कि मौलिक अधिकारों के अंदर संशोधन करने वाली कोई भी विधि निष्क्रिय मानी जाएगी यदि वो उसका मूल ढांचा परिवर्तित कर देती है। तो अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 में बताया गया है भेदभाव नहीं करना। ये मैं पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया था कि भाई बच्चों आपके जो हैं एग्जाम के अंदर लोग हैं, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। भेदभाव नस्ल का, जाति का, लिंग का, किसी चीज का भेदभाव नहीं करना, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 15 के अंदर। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? ये कहता है उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 18वें के तहत किया जाता है। ये चीज भी आप याद रखोगे। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आता है और कौन से अनुच्छेद में इसको सम्मिलित किया गया है? तो ये आपने याद रखना है। शिक्षा का अधिकार आता है एक बच्चा जिसकी उम्र 6 से लेकर 14 वर्ष है, उसको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान संशोधन कौन सा था? संविधान संशोधन कौन सा था संशोधन? तो ये आपने बताना है। ये था 86वां संविधान संशोधन। कब होता है? तो 2002 के अंदर होता है। 51 क्या है? इसी संशोधन से, ये संशोधन रट्टा मार लेना भविष्य के लिए जब भी एग्जाम देने जाओ। 86वां संशोधन के तहत ही 51 कै के अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसी के अंदर जो है, इसी संशोधन के तहत जो है 45 कै के अंदर 0 से 6 के लिए जो पोषण का अधिकार है, पोषण का अधिकार, ये भी इसके अंदर जोड़ा गया अधिकार। एक बच्चा जिसकी उम्र 0 से 6 है, जो आंगनबाड़ी वाले और टीके वगैरह जो लगते हैं, वो सब किसके अंदर आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 45 कै के तहत आता है। 21 के बारे में बात नहीं करते, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं संविधान के। अब वापस चलते हैं वहीं पर जहां से पहले क्लास हमारी चल रही थी। चलिए, और आपको 5-7 क्वेश्चन करा देता हूं, उसके बाद फिर ये बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगा। यहाँ पर थे हम, साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? ऐसा आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और दोबारा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये 2018 की बात थी। दिल्ली के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी और एग्जाम में पूछा गया है 2024 के। यानी कि यदि कोई क्वेश्चन 6 साल बाद भी बन रहा है तो उसे करंट का मत समझना, वो आपसे नॉर्मली पूछा जा रहा है। तो ये चीज आप याद रखोगे। और देखिए ये जो है, यह पहल जो है, देखिए भारतीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, ये चीज याद रखना। और यहीं पर बता देता हूं, देखिए जो साइबर अपराध से रिलेट करके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंडर ही काम करता है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से डराना, उत्पीड़न करना या बदनामी करना क्या कहलाता है? फिर ये कहलाता है साइबर बुलिंग या धमकी। धमकी कहलाता है। यदि किसी को ऑनलाइन डराते हो, उत्पीड़न करते हो या किसी तरह से उसे बदनाम करने की कोशिश करते हो, फिर वो चीज क्या कहलाएगी? साइबर बुलिंग या धमकी कहलाएगी। वेब जैकिंग क्या होगी? वेब जैकिंग होगी किसी की वेबसाइट है उसको हैक कर लिया, हैक करना, और सारे जो सिस्टम है या तो उससे पैसा मांग रहे हैं कि भैया हम तब खोलेंगे इसे जब हमें पैसा दोगे, या फिर उस ट्रैफिक को हटाकर अपनी साइट पर ले जाना, वही क्या कहलाएगी? वेब हाईजैकिंग कहलाएगी। आगे और क्या चीज है? यहां पर मैंने लिखा है साइबर स्टॉकिंग। पहले भी पढ़ा चुका हूं। साइबर स्टॉकिंग क्या होती है? किसी व्यक्ति का ऑनलाइन पीछा करना, उसी गतिविधियों पर नजर रखना या उसको परेशान करना और उसे झूठे आरोप में फंसाना, ये सब क्या कहलाएंगी? साइबर स्टॉकिंग कहलाएंगी। उसके बाद आ जाएगा वेब हाईजैकिंग, मैंने बता दी आपको। साइबर बुलिंग मैंने आपको बता दी। स्पेयर फिशिंग, स्पेयर फिशिंग क्या होती है? जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन, जो कोई फेमस संगठन है, फेमस व्यक्ति है, उसकी व्यक्तिगत जानकारी चुराकर वहां से उसके साथ पैसों की या उसकी जो मान सम्मान है उसकी हानि पहुंचाना, जो कहलाता है वो स्पेयर फिशिंग कहलाता है। ये चीज भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2025 में किस देश ने फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया साइट पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था? और वो आपका पड़ोसी देश ही है, जिसके कारण वहां की सत्ता परिवर्तित भी हुई है। और नेपाल के जो हैं अभी जो पीएम बने हैं, रट्टा मार लेना, कहीं पर भी लिख लेना, ये आपसे पूछे जाएंगे, देख लेना। तो क्या है इसका आंसर? नेपाल। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इसने 16 वर्ष से कम जो उम्र के बच्चे हैं, उम्र के बच्चे जो हैं, बच्चे, उन पर प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध जो है, प्रतिबंध लगाया है कि वे इसका उपयोग नहीं करेंगे। किसका? सोशल मीडिया साइट का, मीडिया साइट का उपयोग, सोशल मीडिया जो साइट है इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो ये किसने लगाया है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डेनमार्क ने जो है वे 15 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं, ये सोशल मीडिया साइट पर जो हैं इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि 15 वर्ष से कम के बच्चे जो हैं सोशल मीडिया साइट पर एक्टिव नहीं होंगे, अपनी रील नहीं बनाएंगे और जो है वहां पर कोई पोस्ट वगैरह नहीं डालेंगे। यदि ऐसे अकाउंट हैं तो वे सब ब्लॉक कर दिए गए हैं डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये इसलिए किए गए हैं कि वे कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर कर रहे थे। जो रील देख रहे थे बच्चे या रील डाल रहे थे, उसके चाव में आकर रील डालते हैं, रील बनाते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। वहीं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यूट्यूब को गूगल द्वारा किस वर्ष अधिग्रहित किया गया या किस वर्ष खरीदा गया? किसने खरीदा है इसको? गूगल ने खरीदा है, और ये खरीदा है 2006 में। बना कब था? गूगल नहीं, यूट्यूब। यूट्यूब जो है, यूट्यूब, ठीक है, इसकी स्थापना जो है, स्थापना कब होती है? तो 2005 में होती है स्थापना इसकी, तो ये याद रखोगे। 2004 सब जानते हैं क्या बनी थी? फेसबुक जो है ये कब बनी थी? 2004 में बनी थी। 2004 में जो अधिग्रहण किया गया था, अधिग्रहण ये किसका किया गया था? तो ये किया गया था व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप जो है इसका अधिग्रहण किया गया था 2014 के अंदर, ये याद रखोगे। व्हाट्सएप का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये फेसबुक ने किया है। इंस्टाग्राम का भी अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? फेसबुक के द्वारा किया गया है। ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ज्यादातर बच्चे जानते ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग टूल फेसबुक के साथ एकीकृत एक चैटबॉट प्लेटफॉर्म है? तो फेसबुक का जो है, फेसबुक का चैटबॉट
प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये है चैट। इसके यहाँ तो उत्तर भी दे रखा है अभी, अच्छा ये गलती से टाइप हो गया यहाँ पे, कोई बात नहीं, चैटी प्यूपिल ये हो जाएगा। ग्रोक किसका है, तो ग्रोक है ये एक्स का, याद रखोगे। ग्रोक किसका है, तो ग्रोक है एक्स का। तो कुछ ये असिस्टेंट हैं, किस किस के हैं पूछा जा सकता है, जैसे आभासी सहायता वर्चुअल असिस्टेंट जो है एप्पल का कौन सा है, तो सीरी है, देखिए पूछा भी गया है। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है। अमेजॉन का कौन सा है, एलेक्सा है। गूगल का गूगल असिस्टेंट है। सैमसंग का बिक्सबे है। अलीबाबा जो है इसका क्या हो जाएगा, अलीजेन हो जाएगा। बाकी एलजी का, जो एलजी कंपनी है इसके चैटबॉट का क्या नाम है, तो थिनक्यू आई है इसका। तो ये चीजें भी आपने रट्टा मार लेनी है, ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा, देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है इसलिए पढ़ा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्टाग्राम के संस्थापक कौन है, ये आ जाएंगे माइक क्रेगर और केविन सिस्ट्रोम। लैरी पेज और सरगाई ब्रिन की बात की जाए तो ये किसके हैं, ये हैं गूगल के, ये भी याद रखना है आपने। ब्रियान एक्टन और जॉन कॉम किसके हैं, तो ये आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप के कौन है, तो ये आ जाएंगे ब्रियान एक्टन और जॉन कॉम। जैक डोर्सी जो हैं ये आ जाएंगे ट्विटर के, जिसको अब एक्स के नाम से जाना जा रहा है, तो ट्विटर के। रीड हॉफमैन की बात की जाए, ये किसके हैं, बड़ी फेमस साइट है जिससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, लिंक्डइन। तो लिंक्डइन के रीड हॉफमैन हैं, ये भी पॉइंट आपने याद रखने हैं, इतने पॉइंट पूछे जाएंगे। अब मैंने अपनी थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर दी है और कंटेंट को घटा दिया है। यदि मैं इसी तरह से जैसे पहले करा रहा था उसी तरह से कराता रहता तो ये क्लास ही आपकी 2 घंटे की चली जाती। चलिए तो कुछ चीजों को स्किप करके पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशनल नेटवर्क कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट ने जिसका अधिग्रहण किया है ये है लिंक्डइन, जिसको B2B के नाम से जाना जाता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, और नौकरी तलाशने के लिए काम में आता है। कौन सा आता है, लिंक्डइन, ये याद रखोगे। किस सोशल मीडिया ऐप के लोगों में पीले बैकग्राउंड में एक भूत जो घोस्ट होता है उसकी आकृति है, ये स्नैपचैट की है। आज तक जो लोगों से क्वेश्चन बना है वो ज्यादातर इसी के से बना है और किसी के लोगों से क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन एक बार कैजुअली जो मैंने बुक प्रोवाइड करा रखी है उसमें देख लेना, फ्री बुक है अराटाई, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अराटाई जो है ये एक भारतीय की कंपनी है और इसने जो टक्कर माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको टक्कर देने के लिए सारे प्रोडक्ट बना रखे हैं। तो ये चीज याद रखना। अराटाई किसकी है, तो अराटाई जो है भारतीय कंपनी द्वारा विकसित है, जाहो कारपोरेशन, ये याद रखोगे। और जाहो कारपोरेशन के बारे में इतने पॉइंट आपको हमेशा याद होने चाहिए। जिस तरह से ये कंपनी जो है जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काफी ज्यादा उभर रही है और एक भारतीय है, तो इस वजह से गर्व की बात भी है। तो याद रखना जाहो कारपोरेशन जो है एक भारत की बहुराष्ट्रीय औद्योगिक कंपनी है, ठीक है। चलो ये तो मैंने बताई दी। स्थापना यदि आपसे पूछता है 1996 में, ये नाम रट्टा मार लेना, श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस। श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस जो हैं इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय कहाँ पर है, तो तमिलनाडु चेन्नई के अंदर है। इसके बहुत सारे उत्पाद हैं, जैसे जाहो ऑफिस, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस होता है उसी तरह से इसका ऑफिस भी है। अराटाई ऐप जैसे गूगल है उसी तरह से, ओला ब्राउजर जैसे आपका ब्राउजर जो है वो है, और जाहो मेल जैसे जीमेल होता है इसी तरह के इसके ये फंक्शन भी हैं, जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है, ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो हैं उनके विलय को अधिसूचित किया है। और ये क्वेश्चन आपका आज की क्लास का लोक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। करंट अफेयर का है लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन है, विश्वास करना ही ये आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। क्या है, तो कितने बैंक हुए हैं, यहाँ पर 26 बैंक जो हैं इनका अधिग्रहण किया गया है, एक दूसरे में विलय किया गया है। देखिए नॉर्मल बात की जाए, पहले अलग अलग राज्यों के लिए एक
जो है आरआरबी हुआ करता था, रीजनल रूरल बैंक हुआ करता था। अब जो है इन सबको एक जगह मर्ज कर सभी राज्यों के लिए, हालांकि ब्रांचेस सब जगह होंगे लेकिन अलग अलग बैंक ना होकर एक ही बैंक होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है सभी को। और कितने बैंकों का विलय किया गया है? 26 बैंकों का। और यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में पॉइंट लिखे हुए हैं, समझ लेना। बैंकिंग वाले पोर्शन में ये पोर्शन आपका काफी इंपॉर्टेंट है और इससे ज्यादा आरआरबी से कोई क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, विश्वास करके रखना। गठन कब किया गया, यानी स्थापना जो की गई थी आरआरबी की, पहले 5 बैंकों की गई थी 2 अक्टूबर 1975। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का पहला आरआरबी यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है उसका उद्घाटन किया गया था। कहां पर किया गया था? मुरादाबाद जिले में। यह भी याद रखना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों को ऋण प्रोवाइड कराते हैं। किसके माध्यम से कराते हैं? तो ये भी आपने याद रखना है, ये नाबार्ड के माध्यम से कराते हैं। जो नाबार्ड है वो सीधे बैंकों को, मतलब किसी कैंडिडेट को लोन नहीं देता, ये पहले बैंक को देता है और उसमें पूंजी की भागीदारी होती है कि जिस बैंक के थ्रू लोन लिया जा रहा है उसका कितना प्रतिशत होगा, नाबार्ड का कितना प्रतिशत होगा और राज्य सरकार उसके अंदर कितना प्रतिशत इन्वेस्टमेंट करके देगी। तो ये प्रतिशत याद रखना। जो देखिए 50% केंद्र सरकार यानी नाबार्ड का होगा और उसके साथ 35% जो है प्रायोजक बैंक होगा जिससे लोन लिया जा रहा होगा, और राज्य सरकार की जो भागीदारी होती है इसके अंदर 15% की होती है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आपसे पूछता है कि बैंक अधिनियम कब आया, तो 1976 में आया। ये क्वेश्चन नॉर्मली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से बनेंगे। इसके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट ये बनता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो कहां पर स्टार्ट किया गया था? मुरादाबाद मार्क करना। उत्तर प्रदेश में किया गया था, 1975 ईस्वी में किया गया था, 2 अक्टूबर को। ये पॉइंट सारे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा देश और उसकी राजधानी से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे लाओस की राजधानी क्या हो जाएगी? वियंतियाने। वियंताने किसकी राजधानी है? लाओस की है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये सारी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। पेरू की राजधानी क्या हो जाएगी? लीमा हो जाएगी, जहां पे इंटरनेशनल आलू अनुसंधान केंद्र है, ये याद रखोगे। बुल्गारिया की राजधानी क्या हो जाएगी? सोफिया हो जाएगी। वहीं आपसे क्यूबा की राजधानी पूछा जाता है तो ये आ जाएगी हवाना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो जाएगी? कैनबरा हो जाएगी। और कोरोमोस की राजधानी जो है ये आ जाएगी मोरोनी। तो ये आपके एग्जाम में पूछी गई है। यहां देख सकते हो यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस और पैट में पूछी गई है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको राजधानी पढ़ा रहा हूं ये भी मुझे मेहनत करके छांटनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि क्या आपके एग्जाम में पूछी गई है और क्या दोबारा से पूछी जा सकती है। और ये कुछ राजधानी ऐसी हैं जो नॉर्मली आपको मतलब बुकों में तो मिलेगी देखने के लिए लेकिन याद नहीं रहती। ऑस्ट्रेलिया की याद रहेगी, पेरू की याद रहती है और आपकी जो क्यूबा है क्यूबा की याद रहती है। लेकिन बात की जाए जैसे लाओस की राजधानी ये नहीं, कोरोमोस की राजधानी ये याद नहीं रहती, तो ये भी आपके यहाँ पर याद हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। तो कितने जिले शामिल हैं? यहाँ पर 8 जिले शामिल हैं और यहाँ मैप से हम देखेंगे कि कौन कौन से जिले शामिल हैं। ये है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर दिल्ली। ठीक है, और इसके अंदर यूपी के ये वाले जो जिले हैं ये इससे लगते हुए जिले हैं, जैसे बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ आ जाएगा, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ये 8 जिले जो हैं दिल्ली एनसीआर में कंसीडर किए जाते हैं और यहाँ पर मेंशन भी हैं। याद कर लेना, मैप आपको पता होना चाहिए कि नेपाल की साइड कौन से जिले हैं, सहारनपुर की साइड कौन से जिले हैं, सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला, और सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है। पिछली क्लास में मैंने समझाया है आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब आती है? तो ये देखिए 1951 से 1956 तक टोटल कितनी योजनाएं आई हैं? तो 12 आई हैं। याद रखोगे कितनी योजना थी? 12वीं योजना मैंने कल पढ़ाई थी। 12वीं जो है ये आनी थी 2012 से
2012 से 17 तक जानी थी, लेकिन बीच में ही बंद कर कर 1 जनवरी 2015 को जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया और पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। लेकिन एग्जाम में अभी भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बंद बनी हो गई हो। जैसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट देखनी है कौन सी सही है। यह योजना महालेनोबिस मॉडल पर आधारित थी? नहीं, ये तो सेकंड वाली थी, इस पर आधारित नहीं थी। इस पर कौन सी थी? ये थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो किस पर बेस्ड थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये थी। इसमें भारी उद्योगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? नहीं दी गई थी। भारी उद्योगों के लिए भी जो योजना थी ये भी सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। भाखड़ा नागल बांध, हीराकुंड बांध और मैटूर बांध इसी योजना के तहत बनाए गए थे। बिल्कुल सही है, इसी योजना के तहत बनाए गए थे। इस योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1952 को। ये नॉर्मल अलग क्वेश्चन बनता है और पंचवर्षीय योजना से भी बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, तो फिर आपने बताना है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये भी सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 2, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? फिर आपने मार्क करना है कौन थे। ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी। कब दिया गया था? 1966 ईस्वी में। इंदिरा गांधी जी को 1971 ईस्वी में। और ये थी प्रथम महिला क्या पाने वाली? भारत रत्न। मरणोपरांत नहीं कहेंगे इनको, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन रही हैं? तो ये रही हैं इंदिरा गांधी जी। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में केवल इतना याद रखना है, गैर भारतीय, जो भारतीय नहीं है, भारतीय, उसमें भी प्रथम कौन रहे हैं? तो ये रहे खान अब्दुल गफ्फार खान। और इनको कहा जाता है सीमांत गांधी। इनको क्या कहा जाता है? तो सीमांत गांधी, ये याद रखोगे। अमर्त्य सेन की बात की जाए तो इनको कब मिलता है? तो इनको मिलता है 1999 में, और 1998 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार जो है 1998 में। किसका मिला था? तो ये मिला था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं अमर्त्य सेन। नेक्स्ट कुछ पुस्तकें हैं, ये क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल पुस्तकों से मैंने ऐसे ही रख दिया कि मैं आपको एक रिवीजन करा सकूं। कौन कौन सी पुस्तक आपसे देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, कौन सी पुस्तक कब पूछी गई है। भरत मुनि की पुस्तक नाट्य शास्त्र है, याद रखोगे, इंपोर्टेंट है। वात्स्यायन की पुस्तक कामसूत्र है, पूछी जा चुकी है यूपी पुलिस में, तो वात्स्यायन की पुस्तक कौन सी याद रखनी है? कामसूत्र। विष्णु शर्मा की पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र, ये याद रखोगे। रघुराम राजन की कौन सी है? थर्ड पिलर, और ये इकोनॉमिस्ट हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो जब मैं आपसे बताता हूं कि ऐसी चीजें आपको स्वयं पढ़नी होती है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, ये याद रखना। तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, रघुराम राजन की पुस्तक कौन सी है? द थर्ड पिलर। बस ऐसे ही आपने बुक में पढ़नी होती है, इसीलिए इन टॉपिक्स पर मैं क्लास नहीं बनाता, ना मुझसे बनाई जा सकती, ना मैं बच्चों का टाइम वेस्ट करता। हाँ, सजेस्ट कर सकता हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आप खुद भी देख लेना। जिसके पीछे एग्जाम लिखा होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बस जो उस बुक के अंदर है, एसएससी की कुछ पुस्तकों को अवॉइड करना, या मैं आपके लिए टेलीग्राम पर अलग से तकरीबन 50, 60, 70 पुस्तक प्रोवाइड करा दूंगा, उन्हें रट्टा मार कर जाना, ठीक है। शशि थरूर की कौन सी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंपोर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। और वाही आई एम हिंदू, ये दोनों पुस्तक याद रखना। मैं हिंदू क्यों हूं और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये शशि थरूर की है। ज्योतिबा फूले की बात करें तो ज्योतिबा फूले, अच्छा ये यहां पर ऐड है, ये यहां पर है, गुलामगिरी इनकी पुस्तक है, तो ये भी इनकी इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर बहुत पूछी जाती है, बियॉन्ड 2020 और इंडिया 2020 से याद रहती हैं बड़े अच्छे से, बियॉन्ड और इंडिया दोनों में 2020 है। वहीं जवाहरलाल नेहरू की बहुत ज्यादा पूछी जाती है, डिस्कवरी ऑफ
इंडिया इनकी पुस्तक है। तो इस तरह से ये कुछ बुक हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे क्वेश्चन आ जाता है, सहस्त्राब्दी की चुनौतियों के लिए पुलिस संरचना में परिवर्तन और पुलिस क्षमता कमियों हेतु संरचनात्मक सुधार सुझाने वाली समिति कौन सी थी। जो पुलिस विभाग है उसमें किस तरह के सुधार किए जाने चाहिए, अगली शताब्दी जैसे ही 2000 के बाद स्टार्ट हुई थी तो उसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, ऐसे सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया। तो ये किया गया था पद्मनाभ भैया समिति 2000। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, काफी बार यूपी पुलिस के एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। यहाँ मलीमत समिति जो है ये 2003 में अपनी रिपोर्ट सौंपती है। आधिकारिक न्याय प्रणाली में सुधार, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है, सहस्त्राब्दी की चुनौतियों के लिए पुलिस संरचना में परिवर्तन और पुलिस की कमियों की संरचना सुधारने या सुझाने हेतु कौन सी समिति थी, ऐसे ही यहाँ पर पूछा जाता है। आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार हेतु गठित कौन सी समिति थी, फिर मलीमत समिति। पुलिस सुधारों की व्यापक समीक्षा के लिए कौन सी समिति थी, ये धर्मवीर आयोग इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977, ये याद रखोगे। वहीं एक नया आदर्श पुलिस कानून जो है तैयार करना किस समिति ने ये मसौदा तैयार किया था, तो पुलिस अधिनियम मसौदा समिति 2005 के तहत। और इसके लिए जो आती है, देखिए इसके लिए एक नाम याद रखना, सोली जे सोराबजी समिति। सोली जे सोराबजी समिति की सिफारिश पर ही एक नया आदर्श पुलिस कानून बनाने के लिए सिफारिश की गई थी। मॉडल पुलिस एक्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। मॉडल पुलिस एक्ट तैयार करने के लिए कौन सी समिति थी, ये नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का सबसे सक्रिय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी नहीं, ये तो एक प्रकार की संस्था है। रिंग ऑफ फायर, बिल्कुल सही, रिंग ऑफ फायर के नाम से ही जाना जाता है। स्टिंग ऑफ पल्स, ये एक पॉलिसी है चीन की, याद रखना। नॉर्मली आपको किसी के प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए नहीं मिलेगी। स्टिंग ऑफ पल्स ये क्या पॉलिसी है, जैसे हिंद महासागर में भारतीय सेना का प्रभुत्व ज्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए चीन ने वहां पर एक पॉलिसी चला रखी है स्टिंग ऑफ पल्स। इसको डिफाइन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, डिफाइन नहीं बोलेंगे, डिफेंड करने के लिए, मतलब कि इस चीज से बचने के लिए कि कहीं चीन का अस्तित्व हिंद महासागर में ज्यादा ना बढ़ जाए, भारत की एक पॉलिसी चलती है नेकलेस ऑफ डायमंड। तो ये पूछेगा ये किसकी पॉलिसी है, भारत की। दोनों याद रखना, स्टिंग ऑफ पल्स पॉलिसी किसकी है, चीन की, और पल्स, सॉरी इसको बोलेंगे पल्स, जो मोती होते हैं वो। नेकलेस ऑफ डायमंड की बात करें तो ये किसकी आ जाएगी, भारत की पॉलिसी है। बता दी मैंने कहां पर है, तो हिंद महासागर में एक दूसरे का वर्चस्व ना बढ़ जाए, इसीलिए ये पॉलिसी चलाई जाती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। और रिंग ऑफ फायर ये है जहां पर जो पैसिफिक ओशन है, यानी कि प्रशांत महासागर की जो प्लेट है, ये पूरी की पूरी यहां तक जाती है। जो अन्य प्लेटों से जहां इसका जुड़ाव होता है, जैसे यहाँ पर जो इंडियन ओशन की प्लेट है उससे जुड़ाव हो रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इसका जुड़ाव हो रहा है, वहां पर यूरेशियन प्लेट से जुड़ाव हो रहा है, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका की जो प्लेट है इससे जुड़ाव हो रहा है। तो जहां पर दो प्लेट आपस में जुड़ेंगी और उसके बीच में जो गैप होगा, वहीं से ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं जो हैं ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसी को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। और क्वेश्चन एक बार मैं फिर दोबारा से पढ़ देता हूं ताकि जिंदगी भर आप इसको याद रखें। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों का सबसे सक्रिय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, आपने मार्क करना है, रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए यहाँ पर कुछ मैंने ज्वालामुखी रखे हैं और इसके साथ ही मैं एक क्लास जो है खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये क्लास आपकी 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। बाकी मैं करा भी सकता हूं, लेकिन अगली क्लास में ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कोई बात नहीं। देखिए अब जितना अब आप पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे, उतना ही काम आएगा। ऐसे नहीं कि आज से पढ़ने लगोगे और पेपर में जाके इंप्लीमेंट कर दोगे। जिसने पहले पढ़ रखा होगा नंबर ज्यादातर उसका आएगा, क्योंकि उसने पिछले कई महीनों से कई घंटों की मेहनत कर रखी है, तो नंबर उसी का आना है। जो आज से ये सोचेगा कि भैया प्रैक्टिस सेट पढ़ के चला जाऊंगा, नंबर आ जाएगा, नहीं।
ये एक गाइडेंस होता है, आपको बताया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर बैठ जाओ बस अपना इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद 1 घंटा देखो कि हाँ सर ने ये पॉइंट बताए हैं। यहाँ से हम अपनी बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। मैं फिर बता देता हूँ, हार्ड कॉपी जो होती है वो ही सबसे बेस्ट जरिया होता है एग्जाम निकालने का, क्योंकि उसकी 70% चीज़ें याद रहती हैं। ये स्क्रीन चल रही है, मात्र 10% चीज ही आपके याद रहेगी, सच्चाई है। इस सच्चाई को यूट्यूब पर इस तरह से पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं बताएगा, ठीक है, याद रखना। क्योंकि उससे होता क्या है, उससे लोग ये समझते हैं यार ये पढ़ा तो रहे हैं, मतलब ये भी हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, बस ट्रेंड है, मैं भी ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। चलिए बात करते हैं नवीनतम घटना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हियाली गुब्बी। देखा होगा कि बताया जा रहा था कि भारत तक इसकी राख आ गई थी, जो ऐस है उड़कर भारत तक आ गई थी। ये कहां पर है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कहां पर है, तो इथोपिया के अंदर है। इथोपिया, हियाली गुब्बी जो ज्वालामुखी है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, किस देश के अंदर है, इथोपिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा, भूलना मत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने मार्क किया है। इसके अंदर तकरीबन 12,000 साल बाद जो है बम विस्फोट हुआ था। किलाऊ ज्वालामुखी कहां पर है, हवाई द्वीप पर है। जैसे ये है आपका अमेरिका, यूएसए, इसके पीछे यहां जाओगे तो यहाँ एक हवाई द्वीप आता है और इसी पर मिलेगा आपको किलाऊ ज्वालामुखी। माउंट एटना इटली के अंदर है, सीधा पूछा जाता है ऐसे, माउंट एटना कहां पर है, इटली में। मेरापी कहां पर है, इंडोनेशिया के अंदर है। मियान फिलीपींस के अंदर है। माउंट कैमरून अफ्रीका के अंदर है, ये याद रखोगे। कोटोपैक्सी इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, और इस बार भी इनमें से कोई ज्वालामुखी से यदि क्वेश्चन बनाएगा होमगार्ड के लिए तो इन्हीं में का बनाएगा, सब बाहर नहीं जाने वाला। कोटोपैक्सी इक्वाडोर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ये याद रखोगे। स्ट्रेम्बोली जो है ये इटली के अंदर है, और ये जो है आपका भूमध्य सागर, यहाँ शायद है, यहाँ भूमध्य सागर, ये जो भूमध्य सागर है इसके अंदर ही इटली में आ जाएगा। और ये इसको कहा जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट, ये कहेंगे प्रकाश स्तंभ किसका, भूमध्य सागर का, ये बात है। मौना लोआ हवाई द्वीप पर है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। और भारत का कौन सा है, भारत का है बैरन, बैरन, ये सक्रिय है। ये कैसा है, तो ये आ जाएगा आपका सक्रिय, सक्रिय यहां पर नहीं लिखा हुआ, सक्रिय। और भारत की ही बात करें, भारत का ही जो सक्रिय नहीं है ये आ जाएगा नारकोंदम, नारकोंदम कहां पर है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप पर, ठीक है। तो ये सक्रिय नहीं है, ये सक्रिय है, ये चीज याद रखोगे। नेक्स्ट, बस इतना ही है, बाकी अगली क्लास में मैं आपको कराऊंगा, बहुत सारा कंटेंट अभी रह गया है इसके अंदर। इसका पीडीएफ और जो इस क्लास के क्वेश्चन में ऐड करूंगा वो अगली क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ तक बेसब्री के साथ आपने देखा है तो मैंने भी बहुत अच्छा कंटेंट मेहनत करके आपके लिए रखा है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आएगा और आपके जो एग्जाम है उसको हिट भी करेगा। और यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन पॉइंटों को फोकस कर कर तैयारी करें, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।